स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का INT एजुकेशन के इस वीडियो में। जो आज का वीडियो है हमारा वो खंड काव्य पे आधारित है। खंड काव्य इंटरमीडिएट से संबंधित इसमें क्वेश्चन आते हैं। जो इंटरमीडिएट में खंड काव्य होते हैं वो अलग अलग जिलों के अलग अलग निर्धारित होते हैं। तो आज जो मैं खंड काव्य लेके आया हूँ वह त्यागपति खंड काव्य लेके आया हूँ, जिसे लिखा है रामेश्वर शुक्ल अचल ने। तो आपको बता दूँ जितने भी अलग अलग जिलों के खंड काव्य हैं सारे वीडियो इसमें डाले जाएंगे और आपको बस कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम लिख कर बताना है। तो आपका ज़िले का कौन सा खंड काव्य निर्धारित है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करने से पहले इसमें क्वेश्चन होते हैं उसे समझ लेते हैं। जो उत्तर देखने से पहले देखिए ये क्वेश्चन है जो हमारा है, इससे संबंधित पहला क्वेश्चन हमारा त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु कथानक संक्षेप में लिखिए। संक्षेप में शॉर्ट होता है या अपने शब्दों में लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन आया 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में। सेकंड क्वेश्चन हमारा त्यागपति खंड काव्य के प्रथम एवं द्वितीय सर्ग की कहानी अपने शब्दों में लिखी आया है हमारा 2015-16 में। क्या आपसे द्वितीय सर्ग पूछा जा रहा है या प्रथम सर्ग पूछा जा रहा है या तीसरा चौथा पूछा जा रहा है तो बाकी सर्ग नहीं मान लीजिए आपसे पहला दूसरा पूछा जा रहा है तो तीसरा चौथा सर्ग नहीं लिखोगे। और कभी ये आया हमारा क्वेश्चन आया त्यागपति खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए। ये आया हमारा 2011, 14, 15, 16, 17, 18। देख लीजिए सारे क्वेश्चन है, इसका लगभग उत्तर एक से होगा। तो हम अब अपने उत्तर को शुरू करते हैं त्यागपति के। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है तो हम समझ लेते हैं कि जो त्यागपति खंड काव्य वो रामेश्वर शुक्ल अचल द्वारा रचित त्यागपति एक ऐतिहासिक खंड काव्य की कथा 5 भागों में विभाजित है। सर्ग माने होता है यहाँ पे सर्ग दिए होते हैं, ये टोटल भाग होते हैं, सर्ग को भाग बोलते हैं। 5 सर्गों में विभाजित है। इसे 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तप और सात्विकता का वर्णन किया गया। सम्राट हर्ष की वीरता का वर्णन करते हुए कवि ने इस खंड काव्य में राजनीतिक एकता और विदेशी आक्रामकताओं से भारत के भागने के वर्णन किया गया। तो आइए हम सर्ग को शुरू करते हैं। जो प्रथम सर्ग है हमारा प्रथम पार्ट है तो यहाँ पर शुरू होता है हमारा। तो थानेश्वर के राजकुमार हर्षवर्धन वन में आखेट हेतु गए। तो आखेट माने होता है शिकार। शिकार यहाँ पर जो भी शब्द इस प्रकार आएगा जिसकी हिंदी थोड़ी कठिन होगी तो आपको कॉमन हिंदी में उसका बता दूंगा आपको उसको क्या कहते हैं। तो थानेश्वर के राजकुमार हर्षवर्धन वन में आखेट हेतु गए थे। वहीं उन्हें अपने पिता प्रभाकर वर्धन के विषम ज्वर माने होता है तीव्र बुखार, उनको बहुत ज़्यादा बुखार था, उनका शरीर तप रहा था, जल रहा था का समाचार मिलता है। कुमार तुरंत लौट आते हैं। वे पिता के रोग का बहुत उपचार कराते हैं, देश विदेश से डॉक्टरों को बुलवाते हैं, हकीमों को बुलवाते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन है जो उत्तराखंड पर हूणों से युद्ध करने में लगे हुए हैं। हूण जिस प्रकार के मुगल वंश होता था, गुप्त वंश होता था, उसमें हूण वंश भी था। तो वो हूणों से युद्ध करने के लिए हूण कहाँ के थे, विदेशी लोग थे। हूणों से युद्ध करने में लगे हुए हैं हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन। हर्षवर्धन ने दूत के साथ अपने अग्रज माने होता है, तो अग्रज शब्द है, अग्रज माने होता है बड़ा भाई। अग्रज को पिता की अस्वस्थता का समाचार पहुंचाया। इधर हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा पकड़ते देख आत्मदाह के लिए प्रेरित हो जाती हैं, सती होने के लिए कहती हैं। सती तो तब हुआ जाता है जब पति के साथ उसकी चिता में उसकी पत्नी को जला दिया जाता है, परंतु यहाँ पर वह उनसे पहले आत्मदाह के लिए हर्ष से निवेदन करती हैं। हर्ष उन्हें बहुत समझाते हैं पर वो जिद पर जाती है, नहीं मानती। और हर्ष के पिता की मृत्यु से पूर्व भी हर्षवर्धन की माता आत्मदाह कर लेती हैं। कुछ समय पश्चात राजा प्रभाकर वर्धन जो हर्षवर्धन के पिता थे की मृत्यु हो जाती है। पिता का अंतिम संस्कार कर हर्षवर्धन शोकाकुल से मन से राजमहल लौट आते हैं। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता थी कि पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अनुजा माने होता है छोटी बहन, उनके अनुजा माने छोटी बहन का नाम था राजश्री और अग्रज भाई बड़े भाई राजवर्धन की क्या दशा होगी जब वह पता चलेगा कि माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अभी हमारे यहाँ पर पहला सर्ग खत्म होता है। अब सेकंड सर्ग को शुरू करते हैं। तो सेकंड सर्ग में हमारी कहानी है कि राजवर्धन हूणों को परास्त कर सेना सहित अपने नगर सबको से लौट आते हैं। शोक विहल हर्षवर्धन की दशा देख वे बिलक कर रोते हैं। राजवर्धन और हर्षवर्धन दोनों बिलक कर रोते हैं। माता पिता की मृत्यु से शोकाकुल राजवर्धन वैराग्य लेने का निश्चय कर लेते हैं। वैराग्य माने होता है संन्यास। वैराग्य लेने का निश्चय कर लेते हैं, किंतु तभी उन्हें समझने मिलता है कि मालव राज ने अपनी छोटी बहन राजश्री के पति गृहवर्णन को मार डाला है। जो राजश्री थी उनकी छोटी बहन के जो पति थे कौन, गृहवर्णन, उनको मार डाला है मालव राज ने। समाचार मिलता है तो वे संन्यास का विचार त्याग कर मालव राज को दंडित करने के लिए हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन मालव राज को विनाश करने के लिए सेना सहित चल पड़ते हैं। राजवर्धन गौड़ नरेश को पराजित कर देते हैं, परंतु गौड़ नरेश छलपूर्वक
यानी धोखे से उनकी हत्या कर देता है, जो उन्हें मित्रता के संधि के बहाने बुलाता है। हर्षवर्धन यह समाचार मिलता है तो विशाल सेना लेकर मालव से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। मालव में हर्षवर्धन को समाचार मिलता है कि उनकी छोटी बहन राजश्री को बंधन मुक्त कर दिया गया है, विंध्याचल की ओर वन में चली गई है। यह समाचार पाकर हर्षवर्धन बहन को खोजते हुए वन की ओर चल देते हैं। वन में दिवाकर मित्र इस कहानी के अलग कैरेक्टर हैं। दिवाकर मित्र एक बौद्ध भिक्षु हैं। बौद्ध भिक्षु के आश्रम में दिवाकर मित्र के आश्रम में एक भिक्षु से समाचार मिलता है कि राजश्री आत्मदाह करने वाली है। वे शीघ्र पहुंच जाते हैं, राजश्री को बड़ी मन्नतें करते हैं, उससे कहते हैं कि उसके माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात वही उनके जीने का मात्र सहारा है, तो बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं। तो राजश्री इस बात पर मान जाती है। यहाँ पर हमारा सेकंड सर्क खत्म होता है, फर्स्ट सर्क खत्म हो गया पूरा। अब हमारा सेकंड पूरा हो चुका, अब तीसरा सर्क को शुरू करते हैं। तीसरे सर्क में आता है हमारी अपनी बहन के छिने हुए राज को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। वहाँ अनीतिपूर्वक अधिकार जमाने वाले मालव कुलपुत्र भाग जाता है। राजवर्धन का हत्यारा गौड़पति संसाक भी अपने गौड़ प्रदेश को भाग जाता है। सभी लोग हर्षवर्धन के कन्नौज का राजा बनने के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु हर्ष अपनी बहन का राज लेने से मना कर देते हैं। वे अपनी बहन से सिंहासन पर बैठने को कहते हैं, परंतु हर्षवर्धन की बहन राज सिंहासन ग्रहण करने से मना कर देती है। वह निवेदन करती है कि वही वहाँ के राजा बन जाता है। हर्षवर्धन वहाँ के राजा ना बनकर अपनी बहन के नाम से शासन करने लगते हैं और उसके एक महामंत्री की तरह राज्य को चलाने लगते हैं। इसके 6 वर्षों बाद तो हर्षवर्धन का दिग्विजय अभियान चलता है। उन्होंने ठान लिया कि संपूर्ण भारत को एक छत्र के नीचे लाएंगे, वर्धन साम्राज्य के नीचे। उन्होंने कश्मीर, पंचनंद, सारस्वत, मिथिला, उत्कल, गौड़, नेपाल, वल्लभी, सौरठ आदि सभी राज्यों को जीत कर तथा यवन और हूण जो विदेशी ताकतें थी तथा अन्य विदेशी शत्रुओं को नाश करके देश को अखंड और शक्तिशाली बनाकर एक सुसंगठित राज्य बना दिया। अपनी बहन के राज्य जो कन्नौज था उसके प्रेम के कारण वो उस राज्य को चलाने के लिए मान जाते हैं। यहाँ पर हमारा थर्ड सर्क खत्म होता है। अब चौथा सर्क है हमारा यहाँ पर शुरू होता है। यहाँ पर फिर आपको बता दूँ कि आपको अपने ज़िले का सर्क जानना है, कौन सा आपको अपने ज़िले का सर्क नहीं, आपको अपने ज़िले का नाटक जानना है या खंडकाव्य जानना है तो कमेंट बॉक्स में केवल अपने ज़िले का नाम लिख कर भेज दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा चौथा सर्क शुरू होता है। राजश्री एक बड़े राज की सास का होकर भी दुखी है। वह सबको छोड़कर गेरू वस्त्र धारण कर भिक्षुणी बन जाती है। जो भिक्षुणी यहाँ पर जो शब्द आया है, भिक्षुणी जो स्त्री होती है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेती है उसे भिक्षुणी कहते हैं। जो पुरुष होता है उसे भिक्षु कहते हैं। तो भिक्षुणी बन जाती है। यह हर्षवर्धन से संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा मांगती है। तो हर्षवर्धन उससे समझाते हैं कि तुम तो सन्यासिनी हो पहले से, यदि तुम गेरू वस्त्र धारण करना चाहती हो तो अपने वचन अनुसार मैं भी तुम्हारे साथ संन्यास ले लूँगा। तभी दिवाकर मित्र आ जाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि उन दोनों भाई बहनों की संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मन से दोनों भाई बहन सन्यासी हैं और इस समय आवश्यकता है कि हर्षवर्धन जैसे एक सम्राट की जो कि इतने बड़े विशाल देश को संभाल सकें। उसके हमारा चौथा सर्क खत्म हो जाता है। आपको बता दूं यहाँ पे जो सर्क आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि उसी सर्क को लिखना है, अन्य सर्क को यहाँ पर नहीं लिखना है। तो आप पाँचवा और अंतिम सर्क शुरू होता है। इस कहानी के टोटल 5 सर्क हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि त्यागपति खंडकाव्य है या आपका जो भी खंडकाव्य है उसके कितने सर्क हैं, तो सर्क को भी आपको पता होना चाहिए। और उन सर्कों और जो खंडकाव्य होता है उससे संबंधित जो कैरेक्टर होते हैं उनका भी जीवन स्केच बताया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको जिस खंडकाव्य के जो महत्वपूर्ण किरदार हैं उनका आपको जीवन चरित्र बताऊंगा। ओके, तो 5वां सर्क हमारा शुरू होता है। हर्षवर्धन एक आदर्श सम्राट के रूप में शासन करते हैं। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी है। विद्वानों की पूजा की जाती है। सभी प्रजाजन आचरणवान, धर्मपालक, स्वतंत्र तथा सुरुचि संपन्न है। महाराज हर्षवर्धन सदैव जन कल्याण एवं शास्त्र चिंतन में लगे रहते हैं। शास्त्र चिंतन का मतलब होता है किताबें पढ़ने में लगे रहते हैं। अपने भाई के ऐसे धर्मानुशासन को देखकर राजश्री भी प्रसन्न होती है। संपूर्ण राज्य में एकता के सूत्र बना होता है। एक बार हर्षवर्धन 30 राज्य प्रयाग में संपूर्ण राज्य को उसको दान कर देने की घोषणा करते हैं। प्रयागराज जो आजकल जो प्रयागराज नाम हो गया, यहाँ पर उसके तात्पर्य उसी प्रयाग से जहाँ पर संगम होता है। यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का तीनों नदियों में मिलान होता है, वही जगह प्रयागराज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इन्होंने आपके खंडकाव्य की 2 लाइनें लिखी हैं, तो अगर आप इस प्रकार से यहाँ पे खंडकाव्य की लाइनें लिख देते हैं तो आपको फायदा होता है। यहाँ पर हमने आपके लिए खंडकाव्य की लाइनें लिखी हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है वहाँ पर। तो देखिए किस प्रकार लिखना है कि हुई थी घोषणा
सम्राट की साम्राज्य भर से हुई थी घोषणा, सम्राट की साम्राज्य भर से करेंगे त्याग सारा, कोष ले संकल्प कर में। सब कुछ दान कर वे अपनी बहन से वस्त्र मांग कर पहनते। इसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसी प्रकार से अपना सर्वस्व दान कर वे प्रजा के ऋण मुक्त, वे इस दान को प्रजा ऋण मुक्ति नाम का नाम देते हैं। प्रजा ऋण से मुक्ति का नाम देते हैं इस दान को। अपने जीवन में इस प्रकार से 6 बार दान करते हैं और अपना सर्वस्व कुछ भी नहीं छोड़ते थे। खजाने में एक सोने की फूटी पाई भी नहीं छोड़ते थे, सब कुछ दान कर देते। हर संसार में भारतीय संस्कृति प्रचार करते रहे तथा इस प्रकार कर्तव्यपरायण, त्यागी, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुख तथा कल्याणकारी सिद्ध होता है। यहाँ पर हमारा 5वां वाद्य सर्ग समाप्त होता है। यह थी कहानी हमारे त्यागपति खंडकाव्य की। और भी जो भी खंडकाव्य है आपके जिले से संबंधित, उन सारे खंडकाव्य को कि हम वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। इसके साथ ही सर आपको बता दूं, अगर आपको अपने ज़िले का पता करना है, नाटक पता करना है या खंड का पता करना है, तो अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। जय हिंद, जय भारत।